हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो सेशन में हम सभी BEGG 173 को डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि आप सबों को पहले से पता होगा या फिर अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो सीरीज का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। तो जिन लोगों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा कृपया करके उस वीडियोज़ को देखें, तभी इस वीडियोज़ को देखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे एंड आपका एग्जाम और भी बेटर तरीके से जा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये फ्रंट पेज लगा हुआ है, इसमें एक छोटा सा मतलब ये है कि आप लोग प्यार से अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। बस इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। ये ऊपर वाला पेज है। ओह, पेन छूट जा रहा है, हाथ में हैंडी प्लास्ट लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, देख लीजिए ये वाला। और ये शिक्षा मैटर्स चैनल पे अपलोड होगा तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसको इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में है ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है कि ये जो शिक्षा मैटर्स है, इग्नू सॉल्व असाइनमेंट, इग्नू हैंड रिटन हार्ड कॉपी, हैंड रिटन असाइनमेंट PDF, इन सब चीज़ों में डील करती है। जिनको चाहिए ये आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या मेल करके ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर इनमें से किसी भी इंस्टाग्राम पे जा करके आप जो है अपने रिक्वायर्ड चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। BEGG 173 ऐसा है कि ये BAG प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गया था फ़ोन में, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, साइलेंट हो गया। अब उसके बाद कोई भी BAM बैचलर जो नॉर्मल FYUP 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो नया लागू किया गया है इग्नू की तरफ से, उस पर एप्लीकेबल है। कोई भी मेजर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है और कोई भी ऑनर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, बस एक इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये एक छोटा सा पहला वाला क्वेश्चन, हाउ कैन वी एनालाइज टेक्स्ट दैट वी रीड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा भी कर चुके हैं। तीसरे के बाद हम सभी छठा नंबर भी कर सके हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉडी पैराग्राफ इन एन एकेडमिक एसे एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस प्रपोजल। ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। टुडे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात कि बिजनेस प्रपोजल होता क्या है। मतलब बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। तो व्यापारिक प्रस्ताव होता क्या है, तो ए बिजनेस प्रपोजल टिपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट डिजाइन्ड टू क्लियरली present a business idea, product or service to potential client, investors or stakeholders. Here's a concise outline of its structure. देखिए, पॉइंट ये है ना कि जो बिजनेस प्रपोजल होता है, व्यापारिक प्रस्ताव होता है, ये एक तरीका एक टिपिकल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई होती है जिससे कि किसी कस्टमर को लुभाया जा सके, किसी इन्वेस्टर को लुभाया जा सके, किसी इन्वेस्टर को अपनी ओर खींचा जा सके, स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर खींचा जा सके, या फिर उसमें कुछ बिजनेस आइडियाज होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचे। कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं जो कि लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि कंपनियां एक दूसरे से टाई अप करती हैं। जैसे कि गूगल ने जियो के साथ टाई अप कर रखा है, मतलब गठजोड़ कर रखा है। एयरटेल ने भी जियो ये गूगल के साथ गठजोड़ कर रखा है। तो इन लोगों ने मतलब बिजनेस प्रपोजल के थ्रू अपने आप का एक गठजोड़ बना रखा है, गठबंधन बना रखा है। जैसे HDFC सिक्योरिटीज और HDFC बैंक पहले अलग थे और अब लगभग एक हो चुके हैं। इन दोनों का मर्जर हो चुका है। तो ये एक बिजनेस प्रपोजल के माध्यम से हुआ है। मतलब इसमें क्लियरली एक क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है, एक आइडिया होता है जिसके माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, या क्लाइंट को या इन्वेस्टर को या स्टेक होल्डर को या कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो इस बिजनेस प्रपोजल के कुछ मतलब स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होता है, एक ब्रीफ इंटरव्यू होता है कि जो कि इंटरव्यू में हमें ये बताया जाता है कि या बिजनेस प्रपोजल में ये बताया जाता है कि ये जो बिजनेस प्रपोजल है ये किस कंपनी का है। ठीक है, एक कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो बिजनेस प्रपोजल होता है उसका जो पर्पस होता है वो बताया जाता है। ठीक है, और प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी जो होंगी बिजनेस के अंदर उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो एग्जीक्यूटिव समरी होती है, थोड़ी बहुत समरी होती है। ठीक है, की पॉइंट्स होते हैं प्रपोजल के कि अगर हम लोग साथ आ जाते हैं तो हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। जैसे जियो और एयरटेल वाले मान लेते हैं साथ आ जाते हैं तो वो लोग डिस्कस करेंगे, भैया हम लोग ऐसे 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 अपने आप को साथ में रखेंगे। या जैसे कि आइडिया और वोडाफोन ने अपने आप को मर्ज करके VI में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया। तो इसी तरीके से ये एग्जीक्यूटिव एक समरी होती है जिसमें कि बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ठीक है, आउटकम्स
बेनिफिट्स आउटकम्स वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्यों फिट बैठता है, मर्जर क्यों फिट बैठता है, ये सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नीड्स एनालिसिस। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं बिजनेस मर्जर्स के अंदर या बिजनेस प्रपोजल के अंदर, उसको भी मतलब डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, क्लियरली लिखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं आप लोगों को इसको पूरा डिटेल डिस्कस कर सकूं, बिकॉज आज मैंने सारा दिन अपने घर में काम किया है, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, अभी 10 बजे रात तक मैंने सारे काम को मतलब कंप्लीट किया है। एंड मुझे थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, तो मैं नींद के टैबलेट्स लेता हूँ, तो दैट्स वाई मैं जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिनको ये स्लाइड चाहिए वो स्लाइड आप लोग ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। और मैं बस यहाँ पर एक समरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी समरी से आप लोगों का काम निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक एनालिसिस वगैरह जो है वो हमें बिजनेस प्रपोजल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ करेंट सिचुएशंस दिखाए जाते हैं, कुछ चैलेंजेस दिखाए जाते हैं जो कि आगे कंपनी फेस कर सकती है और क्यों हमें क्या एक्शन वगैरह लेना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या मतलब मायने हैं, वो स्पेसिफिक गोल्स जिसके माध्यम से वो मर्जर होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रपोजल का। जैसे कि वीआई वोडाफोन आइडिया का मर्जर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कंपनियां डूब रही थी, तो दोनों ने अपने आप को मर्ज कर लिया और अपने आप को बड़ा बना लिया, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव हुआ और अब वो मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी और अप्रोच कैसे, किस तरीके से बिजनेस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, कोई गोल अचीव किया जाए, कोई प्रपोज सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। ये सब सारी चीजें जो है आप लोगों को मेथोडोलॉजी और अप्रोच के अंदर देखने को मिलेंगी। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो प्रोवाइड अ टाइमलाइन एंड डिटेल स्टेप्स, मतलब कितने दिन में इंप्लीमेंट होगा। रिसेंट में न्यूज निकल के आए थे कि अमेजन प्राइम जो है वो एमएक्स प्लेयर टीवी को खरीदने वाली है, एमएक्स प्लेयर को खरीदने वाली है। तो इसी तरीके से एक इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हम इतने दिन के अंदर ये वाला काम कर लेंगे, ये वाला बिजनेस प्रपोजल, ये वाला बिजनेस हम अपने आप को मतलब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि हाँ बिजनेस प्रपोजल के थ्रू ये बेनिफिट्स होगा, अगर मर्जर होता है तो ये बेनिफिट होगा। फिर बजट की बात की जाती है, इतना बजट खर्च होगा, इतना रुपए लगेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे इस तरीके की चीजें लिखी जाती है। फिर 9वां नंबर होता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब क्या है कि कंपनी के क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी ने कितने साल किस क्षेत्र में काम किया है, कंपनी की क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कंपनी की नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी की सक्सेस स्टोरी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी जाती है और अंत में कंक्लूजन लिखा जाता है, समराइज किया जाता है की पॉइंट को, और एकदम फिर से प्रपोजल को अच्छे से मतलब लिखा जाता है कि क्यों प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और रीडर को इंकरेज किया जाता है कि भैया आप ये एक्शन ले और इस तरीके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, ठीक है। अपेंडिक्सेस लिखे जाते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उठाए गए हैं, टेस्टिमोनियल्स कहाँ से लिए गए हैं, केस स्टडीज, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझे होंगे। और हर सेक्शन कॉन्साइज होता है, क्लियर होता है, फोकस्ड होता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि हाउ इज एकेडमिक राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन एकेडमिक राइटिंग, गिव सुटेबल एग्जांपल। देखिए ये छोटी सी बात है, जो एकेडमिक राइटिंग होता है, शैक्षणिक लेखन, और जो अशैक्षणिक लेखन होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए शैक्षणिक लेखन क्या होता है, वो व्यवहारिक होता है, ठीक है, व्यवहारिक सॉरी ये क्या कहते हैं, इसको भूल रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं औपचारिक। हाँ, तो औपचारिक लेखन और अनौपचारिक लेखन। देखिए औपचारिक लेखन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी बड़े लोग के पास गए, मान लेते हैं आपको किसी ऑफिस में जाना है या किसी ऑफिस में अपने आप को अप्लीकेट करना है, लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है किसी प्रधानाध्यापक के पास, किसी डीएम के पास, किसी अन्य लोगों के पास, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप किस राइटिंग का प्रयोग करेंगे, राइटिंग का प्रयोग करेंगे, औपचारिक लेखन का प्रयोग करेंगे। उसमें आप ऐसे नहीं बोलेंगे ओ हेलो तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, बल्कि आप ऐसा बोलेंगे सर श्रीमान महोदय, मुझे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा ये काम रुका पड़ा है, कृपया करके मेरा ये काम आप कंप्लीट कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से नॉन एकेडमिक राइटिंग की बात करें तो ये हमारे आम बोलचाल की भाषा है, जैसे आप दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं और कहते हैं ओ भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो, चाय पीने चलते हैं, इस तरह से नॉर्मल सी बातें करते हैं। तो यही है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक राइटिंग में डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग का पर्पस। सबसे पहला पर्पस की बात करते हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूट नॉलेज, एंगेज विद स्कॉलरली डिबेट्स, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, इट ऑफेंस एडवांस अंडरस्टैंडिंग विद इन द स्पेसिफिक फील्ड और डिसिप्लिन। तो पर्पस क्या होता है कि चीज़ों को डीप मतलब जो स्टडीज होती है उसको डीप नॉलेज में समझना, उसको पूरे अच्छे से डीपली तरीके से समझना, ये एकेडमिक राइटिंग का एक पर्पस होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है एक रिसर्च पेपर, ठीक है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट दिए गए हैं, मरीन इकोसिस्टम पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल, प्रोजेक्ट्स फाइंडिंग द, ये सारी ऑडियंस जो है वो भी देखा जाता है कि एकेडमिक राइटिंग में जो ऑडियंस जो है वो कुछ और स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं,
ठीक है, प्रोफेशनल्स विद इन, ये सब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल वही वही है, फिर वही ऑडियंस के बाद वही है कि थीसिस रिटेन जो होता है, ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा बायोलॉजी में लिखा गया तो नोबेल हाइपोथेसिस लिखा गया। स्टाइल के आधार पर भी एकेडमिक राइटिंग की जाती है, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल होता है, जिसमें भी मैंने बताया ना, औपचारिक होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होता है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। ऑफन यूज स्पेशलाइज वोकेबुलरी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बायोलॉजी का वोकेबुलरी घुसा दिया, बायोलॉजी में उर्दू का वोकेबुलरी घुसा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से यूज किया जाता है, रेलिवेंट स्टडीज वगैरह सब कुछ इसमें किए जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ यही दिया हुआ है, आर्टिकल जो है साइकोलॉजी, एक एकेडमिक आर्टिकल है, साइकोलॉजी पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी कहते हैं जिसको, जो कि आपको साइकोलॉजिस्ट वगैरह देते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक एगोराफोबिया इस तरीके की समस्या होती है, तो उस सिचुएशन में ये इस तरीके के एकेडमिक राइटिंग लिखे जाते हैं। सोर्सेस कहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है, क्रेडिबल सोर्सेज जैसे पीड रिव्यू जर्नल्स, ठीक है, बुक्स, एकेडमिक डेटाबेस, इन सभी आर्ग्यूमेंट को मतलब सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। उसी तरीके नॉन एकेडमिक राइटिंग की बात करें तो ये नॉर्मल सा पर्पस होता है इसका, ठीक है, एंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन देना, डिसेमिनेशन, परसुएशन, पर्सनल एक्सप्रेशन, मतलब आप सामान्य जिंदगी में जो भी करते हैं ना, वो सब नॉन एकेडमिक राइटिंग के अंतर्गत आता है। किसी के साथ बोलना चालना, पिता को पत्र नहीं लिखना, दोस्त को पत्र लिखना, ये सब जो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब नॉन एकेडमिक राइटिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो वही है, पॉपुलर साइंस मैगजीन में कुछ डिस्कवरीज, ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में लिखा गया है, ठीक है, जनरल पब्लिक को बताया गया है। ऑडियंस वही नॉन एकेडमिक राइटिंग जो है जनरल पब्लिक को टारगेट करती है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप को टारगेट करती है, इन्फॉर्म करती है, इंटरटेन करती है, परसुएट डाइवर्स। इसी तरीके से स्टाइल है नॉन एकेडमिक राइटिंग में, कोई लेस मतलब कोई विशेष राइटिंग स्टाइल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कन्वर्जेशनल टोन होता है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, एनसीडॉट, उसके बाद रियोटोरिकल डिवाइसेस, इस तरीके से एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रेवल मेमोयर्स जब कोई मतलब कि यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है, कोई लिखता है। फिर सोर्सेज की बात करें तो नॉन एकेडमिक राइटिंग के जो सोर्सेज है बहुत सारे हैं, जैसे इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ इंटरव्यूज, न्यूज आर्टिकल, पॉपुलर बुक्स है, डिपेंडिंग ऑन जीनर्स और पर्पस, इस तरीके पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर वही दिया हुआ है, न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह को यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है, बात खत्म, यहीं पर इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। समरी में कह सकते हैं एकेडमिक और नॉन एकेडमिक राइटिंग सब दोनों का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, और बट डिफरेंस ये है कि दोनों के स्टाइल्स, पर्पस और ऑडियंस वगैरह, सोर्सेज वगैरह थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, बस इतनी सी मतलब डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। 13th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑनलाइन राइटर्स टूल किट। तो देखिए, एन ऑनलाइन राइटर टूल किट्स रिफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू assist writer in various aspects of their craft. This toolkit typically includes a range of application and platform that helps writers with tasks such as drafting, editing, researching, organizing ideas, and publishing their work online. Here are some common components you might find in online writers toolkit. ऑनलाइन राइटर्स टूलकिट क्या होता है कि जस्ट एक कलेक्शन होता है डिजिटल रिसोर्सेज का, इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो कि किसी राइटर को असिस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे लिखना है, ठीक है। उसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो कि ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रिसर्चिंग वगैरह करने में मदद करते हैं। मतलब इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो सब ऑनलाइन राइटर्स टूलकिट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप कुछ भी लिखते हैं ना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी मैंने कहीं से इंटरनेट से उठाया होगा या बुक से उठाया होगा, ये सब ऑनलाइन राइटर टूलकिट है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अरे भैया ये क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ये स्क्राइवेनर हो गया, ये सब आपको लिखने में मदद करते हैं, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने में मदद करते हैं। वर्ड प्रोसेसर ये भी एक तरीके से ऑनलाइन राइटर्स टूल किट हो गया। राइटिंग एप्स हो गया, ढेर सारे राइटिंग टूल्स हैं, ठीक है, जैसे यूलिसेस है, बियर है, ये सब डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स हमें देते हैं। ग्रामर और स्पेल चेकर्स हो जाए, जैसे ग्रामरली नाम का एक एप्लीकेशन है, हेमिंगवे एडिटर है, राइटर की मदद करते हैं इम्प्रूव ग्रामर, स्टाइल और रीडेबिलिटी इंक्रीज करने में। रिसर्च टूल्स हैं, ऑनलाइन डेटाबेस को जैसे कि हो गए रेफरेंस मैनेजर जैसे जोटेरो, मेंडली, सर्च इंजिन हो गए जैसे गूगल हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, ये सब हमारी मदद करते हैं। ये सब ऑनलाइन राइटर्स टूल किट हुए। और उसके बाद है थिसरस एंड डिक्शनरी जो ऑनलाइन डिक्शनरीज वगैरह होते हैं, जैसे thesaurus.com, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ये मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ पीजीडीटी के प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, मेरा काम पीजीडीटी प्रोजेक्ट का भी है। कंटेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सब हमारी मदद करते हैं, जैसे ट्रेलो, एवरनोट, नोशन फॉर आउटलाइनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड प्रोजेक्ट, ये सब हमारी मदद करते हैं, ठीक है।
क्लियर है। तो ये सब ऑनलाइन राइटर्स टूल किट के अंतर्गत आएंगे। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल वर्क स्पेस हो गया, फॉर्मली पहले जी स्वीट गूगल स्वीट के नाम से जाना जाता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जैसे कि इसके अंदर बहुत कुछ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट है, और उसके बाद आपको ये पावर पॉइंट वगैरह है। तो ये सब पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे वेबसाइट्स जो जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ये वेबसाइट पब्लिश प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह, ब्लॉगर वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ऑनलाइन राइटर्स टूल किट है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, जैसे बफर, हॉटस्वीट हो गया, ये सब सोशल शेड्यूलिंग, मैनेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट टू प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट, राइटिंग, डिजाइन एंड वर्चुअल टूल्स, ग्राफिक टूल्स डिजाइन जैसे कि कैनवा वगैरह हो गया, इमेज रिपोजिटरी जो हो गए, ठीक है, एनक्लास, शटरस्ट्रॉक, ये सब क्रिएटिंग विजुअल टू कॉम्प्लीमेंट रिटन कंटेंट। तो ये सब ऑनलाइन राइटर्स टूल किट के अंतर्गत आएंगे जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। व्हाट इज अ पैराग्राफ इन एकेडमिक एसे। तो एकेडमिक एसे में पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है। एकेडमिक एसे में पैराग्राफ सर्व्स अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर। देखिए एक पैराग्राफ क्या होता है कि जैसे कि कोई राइटिंग होता है ना, तो इसमें ऐसे करके 1 2 3 लाइन लिखे, फिर इसके बाद अपना पैराग्राफ चेंज किए, फिर ऐसे लिखे, फिर 3 लाइन लिखे, फिर ऐसे पैराग्राफ चेंज किए, ठीक है। तो यही होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो हर बार पैराग्राफ चेंज होता है। और पैराग्राफ क्या होता है कि किसी भी एसे वगैरह का जो होता है ना, एक फंडामेंटल बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर की मुख्य बातों को बताता है, ठीक है। ये टिपिकली कंसिस्ट होता है ग्रुप के द्वारा और ये रिलेटेड सेंटेंस को डेवलप करता है, ठीक है, और आगे मदद करता है हमें चीजों को समझने में, ठीक है। और पैराग्राफ का काम क्या होता है कि प्रत्येक पैराग्राफ यूनिटी पर फोकस करता है, मतलब प्रत्येक पैराग्राफ एक दूसरे को जोड़ता है, फर्स्ट को सेकंड से जोड़ता है, सेकंड को थर्ड से जोड़ता है, ठीक है। सिंगल मेन आइडिया और टॉपिक को जोड़ने की कोशिश करता है। कोहेरेंस द सेंटेंस विद इन द पैराग्राफ्स और लॉजिकली कनेक्टेड, सबको कनेक्टेड करने की कोशिश की जाती है। प्रोवाइडिंग अ क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम, सभी को जोड़ने की कोशिश की जाती है, इसको सबको जोड़ने की कोशिश की जाती है। टॉपिक सेंटेंस जो होता है, टॉपिक जो ऊपर में लिखा गया होता है, उन सबको जोड़ने की कोशिश ये पैराग्राफ करता है। यूजुअली द पैराग्राफ बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द मेन आइडियाज, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ तो ये इसके लिए आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, और इस तरीके से ये सबको जोड़ने का काम करता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तो सपोर्टिंग डिटेल्स, हमारा जो पैराग्राफ होता है वो हमारे डिटेल्स को सपोर्ट करता है। जो भी चीजें हम लिखते हैं तो पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, तो वो पैराग्राफ हमारे डिटेल्स को सपोर्ट करता है, यूनिटी ऑफ द पर्पस, ठीक है। और हम जो चीज लिखते हैं उसमें एक यूनिटी लाने की कोशिश करता है पैराग्राफ, सबको जोड़ता है तो यूनिटी लाता है, लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। पैराग्राफ जो होते हैं एकेडमिक एसे में, ये लेंथ में मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, और but typically several sentence long depending on the complexity and depth of the ideas being discussed। ट्रांजिशंस की बात करें तो अच्छे पैराग्राफ जो है उसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स, फ्रेजेज वगैरह का यूज किया जाता है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन और लिंकिंग सेंटेंस भी, मतलब सम जो पैराग्राफ्स होते हैं वो कुछ मतलब एंडिंग के समय कंक्लूजन और लिंकिंग सेंटेंस वगैरह छोड़ देते हैं, जो कि एक समरी होती है एक तरीके से मेन पार्ट की, और ये ट्रांजिशन होता है नेक्स्ट पैराग्राफ का। तो इस तरीके से जो है ये हमारे लिए काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ्स एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। तो 3 पैराग्राफ्स है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो जब हम लोग कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे ये मैंने स्टार्ट किया, इसमें से जो सबसे पहला जो लाइन होता है, सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। एंड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सर्व सेवरल कीज फंक्शन इन एन एसे। देखिए सबसे पहले तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, कि रीडर को बताता है कि भैया आप अभी आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कोविड-19 एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोविड-19, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि तो जैसे कोविड-19 लिखा गया तो एक तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, और पैराग्राफ में कुछ चीजें लिखी जाती है, तो नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो इसे हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट होता है, फिर एंगेजमेंट होता है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, रीडर्स के अटेंशन को खींचने की कोशिश की जाती है, इंटरेस्ट को खींचने की कोशिश की जाती है, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है अपना काम करता है। स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इफेक्टिव होता है, और हुक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, थीसिस स्टेटमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, और ये क्लियर और कॉन्साइज स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ताकि आगे जो भी लोग उसको पढ़े तो इंटरेस्ट से पढ़े, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ की बात करें तो जो बीच में जो पैराग्राफ होते हैं दैट इज नोन एज बॉडी पैराग्राफ्स, तो ये मेन पॉइंट होते हैं और आर्गुमेंट होते हैं जो कि थीसिस स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 के बीच में 4 लाइनें लिखी गई, तो वो हमारे लिए बॉडी पैराग्राफ्स होगा। ये क्या करता है कि पूरे के पूरे मेन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को सपोर्ट करता है और उसको डेवलप करने की कोशिश करता है, ठीक है।
क्लियर है। उसके बाद लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज टू प्रेजेंट आइडियाज। तो बॉडी पैराग्राफ जो है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होता है ताकि आइडिया को प्रेजेंट करे कोहेरेंट मैनर में और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से उसको जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हमारी मदद करता है और ताकि हम इंट्रोडक्टरी और बॉडी पैराग्राफ को जोड़ सके, ठीक है। और जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो टॉपिक सेंटेंस होता है, कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं, फिर एनालिसिस होती है, फिर ट्रांजिशन होता है, लास्ट में होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। जो लास्ट का पैराग्राफ होता है इसका पर्पस होता है कि किसी भी मतलब एसे वगैरह को, टेक्स्ट वगैरह को, राइटिंग्स वगैरह को समराइज करना, मेन पॉइंट्स को लिखना, आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करना, ठीक है, और क्लियर मैनर में इसको रीडर को समझाना। क्लियर है। और थीसिस को रीस्टेट फिर से पुनः से बताना कि भैया ये चीज ऐसे है, समरी लिखना, की पॉइंट्स, ठीक है, फाइनल थॉट्स, अब जो विशेष विचार हैं उसको लिखना, कॉल टू एक्शन और इम्प्लीकेशन, जो चीजें करनी चाहिए उसको लिखने की कोशिश। जैसे कोविड-19 हो गया, कोविड-19 के बाद भैया ठीक है कोविड-19 से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, या कोविड-19 कितना खराब या कितना अच्छा हो सकता है, तो ये कॉल टू एक्शन और इम्प्लीकेशन के अंतर्गत आएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस, जो होता है उसको अच्छे से लिखा जाता है, ठीक है, फिर समरी होती है, की पॉइंट समरी होती है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, फिर अंतिम करके खत्म कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये एंडिंग पैराग्राफ कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समझ गए, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। जो 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिशन, देखिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग जगहों पर कंपोजिशन को अलग अलग तरीके से रेफर किया जाता है। कंपोजिशन जो है किसी कहीं पर एक्ट की तरह रेफर किया जाता है, कहीं प्रोसेस, कहीं आर्ट ऑफ क्रिएटिंग और पुटिंग टुगेदर राइटिंग। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर कंपोजिशन को अलग अलग तरीके से रेफर किया जाता है। जब हम सबसे पहले राइटिंग्स में बात करें तो लिटरेचर और एकेडमिक कंटेक्स्ट में कंपोजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, किसका, तो वर्ड्स का, सेंटेंस का और पैराग्राफ्स का, ताकि इसको जोड़ करके एक कोहेसिव पीस ऑफ राइटिंग को क्रिएट किया जा सके, जैसे कि एसे हो गया, स्टोरी हो गया, पोएम हो गया और आर्टिकल वगैरह हो गए। तो यही जो है अंग्रेजी के लिए, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्या होता है, कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें विजुअल आर्ट्स में, अगर हम बात करें तो विजुअल आर्ट में कंपोजिशन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना, जैसे कलर को अरेंज करना, शेप्स को, टेक्सचर्स को, स्पेस को विद इन द वर्क ऑफ आर्ट, और पेंटिंग्स वगैरह, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर, इन सबको जो है अरेंज करना विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत और कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। जब म्यूजिक के फॉर्मेट में बात करें तो इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना म्यूजिकल एलिमेंट का, सबका जोड़ना, मेलोडी, हारमोनी, रिदम, फॉर्म टू प्रोड्यूस म्यूजिकल पीस, ये जो होता है ये होता है कंपोजिशन का म्यूजिक के फॉर्मेट में एक तरीके से यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में भी यूज होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कितने एलिमेंट जो है, हाउ एलिमेंट विद इन फोटोग्राफ आर अरेंज्ड, कितने एलिमेंट में फोटोग्राफ को अरेंज किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है और कितने अच्छे से इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, कितना प्लेजिंग है, कितना इम्पैक्टफुल इमेज है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला ये बकवास है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसको चाहिए व्हाट्सएप, ये स्लाइड यहाँ पर व्हाट्सएप किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आराम से ले लीजिएगा। 45 रुपीज़ के आसपास का चार्ज आएगा। चार्ज लेने के बाद ये स्लाइड दे दी जाएगी। प्लेगियरिज्म क्या है? राइट ए मेथड ऑफ प्लेगियरिज्म। देखिए, प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट को उठाए हुए कंटेंट को पुनः से लिख देना, मतलब चुराए हुए कंटेंट को लिखना। ठीक है, और कई तरह के मेथड होते हैं प्लेगियरिज्म के। तो प्लेगरिज्म एक एक्ट होता है प्रेजेंटिंग समवन इल्स आइडिया, मतलब किसी दूसरे के आइडिया को चुरा करके लिख देना प्लेगरिज्म कहलाता है। किसी दूसरे के वर्ड को चुरा करके लिख देना, किसी के दूसरे के क्रिएटिव वर्क को अपने क्रेडिट के साथ लिख देना, ठीक है, उसको बिना क्रेडिट दिए हुए लिख देना ही प्लेगरिज्म कहलाता है। और ये एक अनएथिकल मेथड है, मतलब यह एक तरीके से मान्य मेथड नहीं है और एंड ऑफ फॉर्म ऑफ एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में इसे एक डिसऑनेस्टी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हमें प्लेगरिज्म नहीं करना चाहिए। प्लेगरिज्म कई तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स वगैरह जो है ये सब प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएंगे। कुछ मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट प्लेगरिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले है वर्बेटिम कॉपी, वर्ड फॉर वर्ड कॉपिंग, सीधे वर्ड टू वर्ड कॉपिंग कर दिए किसी के दूसरे के वर्क का, विदाउट कोटेशन मार्क्स एंड किस्टेशन, कुछ भी नहीं दिए भैया, दूसरे का क्वेश्चन कंटेंट उठा करके चेप दिए, मतलब चिपका दिए, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट प्लेगरिज्म। और उसमें भी हो गया वर्बेटिम कॉपिंग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो दूसरा है पैराफ्राइजिंग विदाउट एट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? रीराइटिंग समवन एल्स आइडियाज और सेंटेंस इन योर ओन वर्ड विदाउट एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल सोर्सेस, मतलब बिना ओरिजिनल सोर्स की चर्चा किए हुए सीधा अपने मन से जो हुआ, मतलब कहीं से उठाए लिख डाले, वो हो गया प्लेगरिज्म, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म की बात करें तो सबमिटिंग योर ऑन प्रीवियस वर्क, आपका खुद का किया हुआ वर्क है, ठीक है, आपने पहले कभी कर रखा हो, ठीक है, लेकिन उसको आप फिर से अगले असाइनमेंट के लिए करके दे रहे हैं। ठीक है, विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट इट हैज बीन यूज्ड बिफोर, मतलब इसका पहले यूज किया जा चुका है, इसको बिना बताए आप फिर से उसको यूज कर रहे हैं।
ठीक है, रीयूजिंग पार्ट्स ऑफ योर ओन वर्क अक्रॉस डिफरेंट असाइनमेंट और पब्लिकेशन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लेगियरिज्म। सॉरी, आगे बढ़े तो मोजैक प्लेगियरिज्म कहलाता है और इसे हम पैच राइटिंग कहते हैं, टेकिंग फ्रेज, सेंटेंस और पैराग्राफ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड पीसिंग देम टुगेदर विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन मेकिंग इट अपीयर एज योर ओन वर्क। देखिए, कहीं से भी कुछ फ्रेजेस उठा लिए, कहीं सेंटेंस उठा लिए, कुछ पैराग्राफ्स उठा लिए, सबको जोड़ दिए और सबको जोड़ने के बाद लिख डाले और कोई एट्रीब्यूशन वगैरह नहीं दिया कि भैया कोई क्रेडिट वगैरह नहीं दिया और इसे हम अपना खुद का वर्क मान करके हमने इसको सबमिट कर दिया। दैट इज नोन एज मोजैक प्लेगियरिज्म एंड दैट इज नोन एज पैच राइटिंग। और इनएक्यूरेटी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जबकि कोई किटिंग सोर्सेस या मिस रिप्रेजेंटिंग सोर्सेस कुछ नहीं होता है और ओरिजिनल सोर्सेस जो है वो सब कुछ भी नहीं होता है, सीधा जो मन में आया लिख डाले, वो जो होता है वो आपको इनएक्यूरेट क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अनऑथराइज्ड कोलैबोरेशन, इसमें क्या होता है कि मतलब दूसरे से कोलैबोरेट किए, ठीक है, असाइनमेंट में और सारा चीज कंप्लीट किए, ठीक है, इंडिविजुअली विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच पर्सन्स कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों ने कोलैबोरेशन किया लेकिन सबने अपने तरफ अपना अपना खुद का कर लिया और इस तरीके से ये भी प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएगा, सबने एक दूसरे का चुरा लिया, कॉपी कर लिया। उसके बाद फैब्रिकेशन, इसमें क्या है कि इन्वेंटिंग और फॉल्सिफाइंग सोर्स डाटा, कोटेशन और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटिंग देम एज लेजिटिमेट, मतलब कहीं से कोई डाटा उठाया, सोर्स उठाया, कोटेशन, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटिंग उठाया और इसको सही बता दिया, तो ये प्लेगरिज्म है। मतलब हो सकता है वो डेटा गलत हो, इसकी कोई मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उसको उठाकर बोलते भाई ये सही है, तो ये गलत है। ठीक है, इनएडिक्वेट पैराफ्रेजिंग, इसमें क्या होता है कि अटेम्प्टिंग टू राइट समवन एल्स वर्क बट फॉलिंग टू सफिशिएंटली चेंज द वर्डिंग और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन अ टेक्स्ट दैट क्लोजली रिसेंबल्स द ओरिजिनल, मतलब कि किसी का कंटेंट उठा लेना और उस पर वर्क करना, लेकिन ऐसा वर्क करना कि उसमें वर्डिंग वगैरह को चेंज नहीं कर सके, स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सके, रिजल्ट मतलब इससे क्या होता है कि क्लोजली सिंपल ओरिजिनल वर्क के आसपास ये चीज दिखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनएडिक्वेट पैराफ्रेजिंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, पहला प्लेगियरिज्म जो होता है वो एकेडमिक सेंस में बहुत सीरियसली लिया जाता है और कभी कभी प्लेगियरिज्म की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो प्लेगियरिज्म है इसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मानते हैं और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंटिव एंड परसुएसिव टेक्स्ट। तो आर्गुमेंटिव एंड परसुएसिव टेक्स्ट जो है वो कुछ सिमिलर भी होते हैं और कुछ डिफरेंस भी होते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आर्गुमेंटिव टेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका पर्पस होता है कि तो प्राइमरी गोल ऑफ आर्गुमेंटिव राइटिंग is to present a well-reasoned argument or position or a controversial issue. It aims to persuade readers to accept a particular viewpoint by presenting evidence, logical reasoning and काउंटर आर्गुमेंट्स। देखिए, आर्गुमेंटिव टेक्स्ट का ये मतलब होता है भैया देखिए कि जो राइटिंग लिखा गया है वो राइटिंग ये सोच करके लिखा जाता है कि किसी भी रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू को बदला जा सके, जैसे कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस पर कुछ कंटेंट लिखे गए, तो वो जो कंटेंट लिखा गया तो ये कंटेंट लिखने के बाद रीडर को ये मानना पड़ता है, मतलब पढ़ने वाले को ये मानना पड़ता है हाँ भैया ये जो कंटेंट लिखा गया ये सत्य है कि ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम अभी मतलब बीमारी के शिकार हो रहे हैं या फलाना ढिमकाना, इस तरीके की कुछ समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है आर्गुमेंटिव टेक्स्ट का। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है फोकस पे चलते हैं। अरे भाई क्या हो गया, कुछ लॉजिक और एविडेंस वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटिंग टेक्स्ट में अंदर लॉजिकल रीजनिंग, फैक्चुअल एविडेंस वगैरह दिए जाते हैं कि भाई कुछ मतलब होता है ना कि भैया प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, ग्राफ वगैरह बना के दे दिया गया, एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया गया, डेटा दे दिया गया, स्टैटिक्स दे दिया गया, ये सब चीज दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, वेल डिफाइंड पैराग्राफ डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट, ये सब दैट रेनफोर्स द मेन आर्गुमेंट एंड मतलब कुल मिलाकर के यही सारी चीजें स्ट्रक्चर। फिर ऑडियंस सिंगर में अपील टू रीजन, अपील किया जाता है कि भैया देखिए हमने जो बात कही है वो सही है, कृपया करके मतलब इस पे सोचिए और हो सके तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। जबकि परसुएसिव टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो परसुएसिव टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें सबसे पहले पर्पस होता है कि एक जो राइटर होता है वो कोशिश करता है कि रीडर के दिमाग को चेंज करे, उसके एटीट्यूड को चेंज करे और उसके एक्शंस को भी चेंज करे और उसके इमोशंस के साथ खेले, उसके वैल्यूज और डिजायर को चेंज करे और उसके पर्सनल बिलीफ्स को चेंज करे। जैसे आप कोई होता है ना कि भगवान को छोड़ करके अल्लाह में यकीन करने लगता है, अल्लाह को छोड़ करके भगवान में यकीन करने लगता है, भगवान को छोड़ करके दूसरे संप्रदाय में चला जाता है। तो ये सब परसुएसिव टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। इसका जो गोल होता है कि ऑडियंस को मतलब कुछ एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट की तरफ इंकरेज करना, ठीक है, और उसको उस तरीके से ढाल देना। ठीक है,
उसका बाद फोकस होता है इमोशनल अपील की जाती है, ठीक है, मतलब कि हर तरीके को अपनाया जाता है, इमोशनल अपील किया जाता है, स्टोरी टेलिंग, मतलब रियोटरिक, मतलब अनेक अनेक टेक्निक्स को यूज करके मतलब उस चीज को एकदम पॉइंट टू पॉइंट माथे में डालने की कोशिश की जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें, इम्फेसिस ऑन कॉल टू एक्शन, परसुएसिव ऐसे में मोटिवेशन वगैरह दिया जाता है ऑडियंस को, मतलब सुनने वाले को या रीडर को, ताकि वो जो है वो चीजें करे जो कि एक लेखक उससे करवाना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ऑडियंस इंगेजमेंट है कि देखिए पर्सुएसिव टेक्स्ट में इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है, अपीलिंग की जाता है वैल्यूज, बिलीव्स और डिजायर। अब क्लियर है। अब की डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस है। देखिए एविडेंस और इमोशंस का खेल है। जो हमारा आर्गुमेंटिव टेक्स्ट होता है वो एविडेंस पर बात करता है, कुछ प्रूफ, कुछ सबूत पर बात करता है, जबकि जो पर्सुएसिव टेक्स्ट होता है वो इमोशन पर बात करता है, वो आपकी भावनाओं से खेलता है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। आर्गुमेंटिव टेक्स्ट जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग देता है, फैक्चुअल एविडेंस देता है, जबकि जो पर्सुएसिव टेक्स्ट होता है वो आपसे इमोशनल अपील करता है, आपके पर्सनल बिहेवियर के साथ खेलता है, क्लियर है। और स्ट्रक्चर और अप्रोच में देखिए आर्गुमेंटिव टेक्स्ट जो होता है वो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, एनालिटिकल अप्रोच अपनाया जाता है, फोकस किया जाता है, आर्गुमेंट सही होता है, सिस्टमेटिकली रीडिफाइंड किया जाता है, जबकि पर्सुएसिव टेक्स्ट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है स्ट्रक्चर में, और लोगों से कनेक्टिंग जो होती है वो मतलब इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है और लोगों को अपने तरफ मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नींद तो बहुत आ रही है पर मजबूरी है, डिस्कस तो करना पड़ेगा। इंटेंट होता है आर्गुमेंटिव टेक्स्ट क्या होता है कि रीडर को एकदम क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर कुछ कम्प्लेक्स इशू और कुछ एम और कुछ इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट में मतलब इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि पर्सुएसिव टेक्स्ट जो होता है वो इंस्पायर करता है, बिलीफ मतलब इंस्पायर करता है कि ये चीज आप मानिए और उसी के साथ चलिए, और मतलब वो इमोशनली एक तरीके से जुड़ने की कोशिश होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं मेंशन द मेजर पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। देखिए इसमें कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, शॉर्ट रिपोर्ट जो छोटा होता है, लॉन्ग रिपोर्ट जो बड़ा होता है। इसमें कुछ पर्पस वगैरह है और उसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए शॉर्ट रिपोर्ट जो होता है वो क्लियर है, कॉन्साइज होता है, छोटा होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट सीधे बात की जाती है, टिपिकली ब्रीफ और फोकस्ड होता है, डिलीवरिंग की इन्फॉर्मेशन, सिर्फ की इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। स्कोप क्या होता है, शॉर्ट रिपोर्ट क्या होता है, नैरो स्कोप होता है, इसके अंदर सीधा इन्फॉर्मेशन दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट टॉपिक को डिस्कस किया, मतलब ज्यादा डीपली कुछ नहीं बताया, सीधा एनालिसिस और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दिया। स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट रिपोर्ट में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एसेंशियल सेक्शंस होते हैं जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, फाइंडिंग एनालिसिस हुआ, कंक्लूजन हुआ, रिकमेंडेशन हुआ, बात खत्म, ठीक है। लेंथ ज्यादा लंबा नहीं होता, ब्रीफ होता है, शॉर्ट रिपोर्ट होता है, कंसाइज होता है, छोटा होता है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू पेज टू मैक्सिमम अराउंड 10 पेज, मतलब एक पेज से स्टार्ट होकर के ज्यादा 10 पेज के अंदर ये वाला रिपोर्ट क्लियर हो गया, मामला समाप्त हो गया, क्लियर है। ऑडियंस भी जो होता है उसका वो होता है इमीडिएट डिसीजन मेकर्स ऑडियंस होते हैं, तुरंत शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ा, तुरंत बिजी प्रोफेशनल होते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ने का तुरंत डिसीजन बना करके दे दिए। एग्जांपल जो है वीकली सेल्स रिपोर्ट समराइजिंग सेल्स फिगर ट्रेंड्स एंड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ओवर द नेक्स्ट मंथ। जैसे कि कोई कहीं पर कोई सेल्स रिपोर्ट जनरेट हुआ और वो एम्प्लॉयज को बांट दिया गया कि भैया देखिए आपने इस मंथ में इतना सेल किया है, आगे इसको बढ़ाइए, एक ट्रेंड इसको बढ़ाइए, रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है। लॉन्ग रिपोर्ट में क्या होता है, पर्पस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जाती है, इसमें सब कुछ बताया जाता है, एग्जामिनेशन एनालिसिस वगैरह सारी चीजें दी जाती है, टॉपिक क्या है, इशू क्या है, फिर रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च, डिटेल फाइंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस वगैरह दिए जाते हैं। स्कोप क्या है, स्कोप की बात करें तो आगे बढ़ते हैं, स्कोप डिस्कस करते हैं। एक्सटेंसिव कवरेज होता है, लॉन्ग रिपोर्ट में ब्रॉड स्कोप होता है, इन्फॉर्मेशन कवर किया जाता है, डिटेल्ड बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस ऑफ आइडिया, फाइंडिंग एंड इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ इम्प्लीकेशंस, इन सारी चीजों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। स्ट्रक्चर होता है कम्प्लेक्स, लॉन्ग रिपोर्ट में मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस, हेडिंग, पॉसिबली अपेंडिक्स भी होता है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव समरी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी होता है, फाइंडिंग्स होता है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशंस वगैरह और अपेंडिक्स वगैरह होता है। लेंथ जो होता है वो लंबा होता है, डिटेल्ड होता है, ठीक है, सब्सटेंशियल इन लेंथ होता है, टिपिकली 20 पेज से लेकर के 100 पेज तक का हो सकता है ये रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट लॉन्ग रिपोर्ट इग्नू में तो बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो कोई 40 पेज का बनता है, कोई 100 पेज का बनता है, कोई 10 पेज का भी बनता है, कोई 20 पेज का भी बनता है, ठीक है। ऑडियंस जो होता है, ऑडियंस की बात करें तो मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसमें मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, डाइवर्स ऑडियंस है, सीनियर मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स है, एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, तो उन सबको पढ़ने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल रिसर्च रिपोर्ट जो कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर, और ये केस स्टडीज भी एक तरीके से, और ये जो है रिकमेंडेशन जो है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए दिए जा रहे हैं।
तो क्लियर है। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज टू बी यूज वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, जाहिर सी बात है इसमें हमें फॉर्मल राइटिंग को यूज करना है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, क्लियर कंसाइज होना चाहिए, टोन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज करना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट टेक्निकल टर्म्स भी होना चाहिए, ठीक है, jargon और आपके जो भी आपने जो भी लिखे हैं वो आपके ऑडियंस के फैमिलियर होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है और बताने लायक इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, तुरंत थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए। जनरली फर्स्ट पर्सन में आई वी करके ऐसा करके नहीं लिखना चाहिए, थर्ड पर्सन में कि हाँ आपको सूचित किया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसी यानी नंबर एंड डेटा, जो नंबर और डेटा यूज किए जा रहे हैं वो एकदम सही होने चाहिए, एक्यूरेट और क्लियर होने चाहिए। टेबल्स, पैराग्राफ या ग्राफ्स जो चार्ट्स जो होते हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए कॉम्प्लेक्स डाटा को। उसके बाद कॉन्साइज होनी चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ होनी चाहिए और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए और रिपीटेशंस वगैरह भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग की जानी चाहिए, सही से फॉर्मेट किया जाना चाहिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट, सेक्शंस ये सब ठीक से, हेडिंग सब हेडिंग सब कुछ अच्छे से लिखा जाना चाहिए। प्रूफ रीडिंग एडिटिंग, मतलब फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, एरर्स वगैरह को ढूंढना चाहिए, ग्रामर का, पंचुएशन का, स्पेलिंग वगैरह सही करना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह ठीक करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ देख करके तब फिर जा करके हमें रिपोर्ट को मतलब कि सबमिट करना चाहिए। लिस्ट द लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस प्रपोजल, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आई होप मैं इसको क्या ही डिस्कस करूँ। देखिए लेंथ की बात करें तो कुछ शॉर्ट प्रोपोजल होते हैं बिजनेस वाले, कुछ मीडियम लेंथ प्रोपोजल होते हैं, कुछ लॉन्ग प्रोपोजल होते हैं। 1 से 5 पेज वाले शॉर्ट प्रोपोजल होते हैं, मीडियम लेंथ 5 से 15 और लॉन्ग प्रोपोजल जो होते हैं 15 से लेकर के 50 पेज तक हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर में जो है वो आपको टाइटल पेज होता है, ठीक है, कुछ टाइटल शॉर्ट में होता है, शॉर्ट वाले प्रपोजल में शॉर्ट टाइटल होता है, कंपनी का नेम, डेट का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, एग्जीक्यूटिव समरी सीधा सीधा ओवरव्यू होता है, प्रपोजल का हाईलाइटिंग की पॉइंट्स होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह दिया जाता है, कुछ बड़े वाले में टेबल ऑफ कंटेंट लिखा जाता है, सारे सेक्शन सब सेक्शन सब कुछ लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है, प्रपोजल का क्या कारण है, स्टेबलिंग क्रेडिबिलिटी, सारी चीजें लिखी जाती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा जाता है कि क्या मतलब दिक्कत है बिजनेस में, फिर एनालिसिस करने की क्या आवश्यकता है, कैसे एनालिसिस वगैरह करना है, ये सारी चीजें लिखी जाती है, ठीक है। प्रपोज सॉल्यूशंस भी सुझाए जाते हैं प्रपोजल के अंदर, बिजनेस प्रपोजल के अंदर कि हाँ इस समस्या का समाधान ये हो सकता है और इससे हम ये चीज ठीक कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजी, टाइमलाइंस वगैरह सब कुछ बताए जाते हैं। मेथोडोलॉजी और अप्रोच, कौन से मेथड को अपनाना चाहिए, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो और प्रोजेक्ट फेज सब कुछ सही से मतलब इम्प्लीमेंट हो सके, बेनिफिट और इम्पैक्ट क्या बनेगा प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। बजट क्या होना चाहिए, अरे भैया पेन कहाँ गया, ठीक है, तो प्रपोजल में बजट वगैरह डिस्कस किया जाता है, टाइमलाइन वगैरह डिस्कस किया जाता है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह डिस्कस किया जाता है, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बताने की कोई बात है नहीं, ठीक है। कंक्लूजन होता है, अपेंडिक्स होता है, ठीक है, एडिशनल कुछ कंसिडरेशन होते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह, बुलेट पॉइंट्स, विजुअल आर्ट्स, उसके बाद प्रपोजल, रीड, हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब होता है। लैंग्वेज ठीक होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, आपको फॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। कस्टमाइजेशन में क्या है कि आपको मतलब सब कुछ सही सिरे से लिखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। राइट द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट प्रोपोजल, टाइटल पेज होता है, बताने यही तो बता रहे थे ऊपर भैया, राइट द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट प्रोपोजल, टाइटल पेज होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, मतलब प्रोपोजल की समरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉब्लम क्या है मतलब प्रपोजल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसका स्टेटमेंट होता है कि क्या एनालिसिस वगैरह करना चाहिए, ये लिखा होता है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन सुझाया जाता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है, कुछ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बजट कितना खर्च आएगा किस प्रपोजल के तहत, किस प्लान को यूज़ करने में, किस प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट करने में, कंक्लूजन बताया जाता है कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए, समरी लिखी जाती है, अपेंडिक्स भी दिया जाता है अगर ज़रूरत होती है तो, ठीक है, क्लियर है। एडिशनल टिप्स दिए जाते हैं अगर ज़रूरत हो तो, ना की जरूरत नहीं हो तो एडिशनल टिप्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके प्रोपोजल के अंदर, शॉर्ट प्रोपोजल के अंदर, ठीक है, कॉन्साइजनेस, उसके बाद विजुअल्स, फॉर्मेटिंग वगैरह, यही सब जो है। फिर टेलरिंग टू ऑडियंस को इंगेज करने की कोशिश की जानी चाहिए, बस यही है, क्लियर है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। रिव्यू क्या है, व्हाट इज रिव्यू, और आई थिंक ये जो है आपको मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए सिंपली रिव्यू क्या है कि एक इवोल्यूशन है
और एक असेसमेंट है और एक क्रिटिक ऑफ समथिंग है, टिपिकली इन रिटन और स्पोकन फॉर्म दैट एग्जामिन इट्स क्वालिटीज, मेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स एंड ओवरऑल इम्पैक्ट। देखिए मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ BEGG 173 की जो पुस्तक की जो चर्चा कर रहा हूँ, ये एक तरीके से बुक का रिव्यू है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इवेल्युएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बुक के अंदर ये क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मूवी वगैरह देखते हैं, अपने दोस्तों को बता दें हाँ मूवी में ये फाइटिंग सीन था, ये था, वो था, वो था, तो वो दैट समथिंग दैट ऑल थिंग्स आर रिव्यू। मतलब जो भी चीजें देखने के बाद आप किसी को बताते हैं तो वो रिव्यू के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं, किसी चीज़ की समस्या को देखते हैं और किसी चीज़ के अंदर जो कमी है, जो जिसको दूर किया जा सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए रिव्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इवैल्यूएशन, सबसे पहले इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। मतलब रिव्यू में ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट मैटर सही है या नहीं है। जैसे अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ BGG 173, अब इसमें बुक है इंग्लिश का और टीचिंग और रीडिंग मेथड्स है। अब हम मेरा बुक जो है लिख दिया इंग्लैंड के किसी अन्य चीज़ों पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है, सब्जेक्टिविटी चेक की जाती है कि हाँ भाई जो सब्जेक्ट है वो मैच कर रहा है या नहीं, पर्पस क्या है लिखने का, पर्पस क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे की गई है, मतलब ये सब रिव्यूज के अंतर्गत आता है और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रिव्यूज का, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एवेल्यूशन, कंक्लूजन, सब कुछ होता है। एग्जांपल्स जैसे मूवी का रिव्यू, आप मूवी देख के आए, अपने दोस्त को बता दिए, स्टोरी लाइन बता दिए, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ बता दिए। किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, कोई कुछ आपने खरीदा, ठीक है, कोई गाइड, कोई मोबाइल आपने खरीदा, ड्यूरेबिलिटी, यूजेबिलिटी, फ्यूचर परफॉर्मेंस वगैरह। जैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारा चलता है, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो फ़ोन का रिव्यू करते हैं, इसका रिव्यू, उसका रिव्यू करते हैं। तो ये सब क्या प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया। मूवी के भी रिव्यू बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। रेस्टोरेंट का रिव्यू, कुछ लोग फूड ब्लॉगर्स होते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, यहाँ वहाँ जा करके रिव्यू करते हैं, हाँ इसका खाना अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा बैठिए, ऐसा ये वो, फलाना ढिमकाना। बुक का रिव्यू, कुछ लोग बुक के रिव्यू करते हैं, जैसे मैं बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को बुक से संबंधित क्वेश्चन वगैरह बता रहा हूँ। कुछ लोग सर्विस के रिव्यू करते हैं, जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ शिक्षा मैटर्स चैनल के थ्रू, मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूँ, सकता है आप लोगों को किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। तो इस तरीके से मतलब एक कुल मिला करके यहाँ पर भी एक तरीके से रिव्यू देने की कोशिश की जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉपीराइट लॉ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। देखिए कॉपीराइट लॉ की बात करें तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है दैट ग्रांट्स क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क्स एक्सक्लूसिव राइट टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर क्रिएशन। देखिए कॉपीराइट लॉ क्या करता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क है जो क्रिएटर्स को ये हक देता है कि भैया आप जो है अपने अपने लिखे हुए चीज़ों को या अपने कंटेंट को, अपने ओरिजिनल कंटेंट को किसी को दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये राइट्स टिपिकली जो होते हैं ये इसमें मदद करते हैं कि मतलब ओरिजिनल राइटर की परमति, मतलब ओरिजिनल राइटर की परमिशन के बिना, उसके अनुमति के बिना आप उसको ना तो किसी भी फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ना कोई भी डेरिवेटिव वर्क्स के रूप में इसका ओरिजिनल क्रिएशन कर सकते हैं। तो ठीक है, यही कॉपीराइट लॉ है, ठीक है। कॉपीराइट लॉ जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी चीज़ का अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन बना देना, मतलब कि एक बुक है उसी को चेंज करके घुमा फिरा के कुछ कर दिए, ठीक है। कोई आर्टिस्टिक वर्क है, किसी ने कुछ आर्ट बनाया, कुछ पेंटिंग बनाया, उसको चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ नया कर दिए। तो कॉपीराइट लॉ का मेन पर्पस होता है कि क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाए, मतलब चोरी चकारी ना हो, मतलब कि किसी का कंटेंट उठा के कहीं चिपका दिया, वैसा नहीं भैया, आपके अंदर जो एबिलिटी है आप उसका यूज कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मेरा मेरा कुछ लिखा हुआ, मेरा ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी ये स्लाइड लिखी हुई, आप लोग इसको चुरा लेंगे तो आप लोगों के लिए ये समस्या है, ठीक है। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ये कॉपीराइट लॉ मुझे प्रोटेक्ट करता है, या कि आप लोगों को ये हिदायत देता है, आप लोगों को ये अल्टीमेटम देता है भैया आप इसके कंटेंट को ना चुराएं, ठीक है। प्रमोटिंग कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। देखिए कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर अगर कॉपीराइट लगा दिया जाता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा कॉपीराइट विथ ऐसे करके एक सी, ऐसे करके ये कॉपीराइट विथ शिक्षा मैटर्स यहाँ मैं लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मेरा पूरा का पूरा एकेडमिक राइटिंग मेरा है, ठीक है। अगर आप इसको कहीं पर भी यूज करेंगे मेरे प्रॉपर मतलब एक्नॉलेजमेंट के बिना, तो मेरे परमिशन के बिना, तो ये जो है एक तरीके से प्लेगरिज्म के अंतर्गत आएगा और आपको आपके ऊपर जो भी मेरी इच्छा होगी, मैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो इच्छा होगी वो एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कॉपीराइट लॉ होता है वो एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रखता है ताकि प्लेगरिज्म ना हो, ठीक है, और किसी का क्रेडिबिलिटी खराब ना हो, रेपुटेशन ठीक रहे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कोई भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, और लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट भी अच्छे से बढ़ता रहे, ठीक है।
अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। व्हाट आर द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या हैं, हाउ कैन दे बी अप्लाइड टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद सुटेबल एग्जांपल। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से सोचना एक, ताकि एक सेट ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स डेवलप हो सके जो कि इसेंशियल होते हैं इफेक्टिव रीजनिंग्स के लिए, एनालिसिस के लिए, वैल्यूएशंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी अप्लाई टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स। इसके मदद से हम अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्लैरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, लॉजिक को इंप्रूव कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ एनालिसिस को इंप्रूव कर सकते हैं, एबिलिटी टू प्रेजेंट आर्गुमेंट्स को इंप्रूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल राइटिंग की बात करें तो इसका कुछ पर्पस होता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द मेन ऑब्जेक्टिव और गोल बिहाइंड द थिंकिंग ऑफ राइटिंग टास्क। कोई मतलब जो टास्क वगैरह लिखा गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन ऑफ राइटिंग, एप्लीकेशन टू राइटिंग। तो बताया जाता है कि आखिर क्यों लिखा गया है, किस रीजन से लिखा गया, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये परसुएडिंग एक ऐसे है, इफ क्लाइमेट चेंज पर एक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बताया जाता है रीडर्स को कि क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब क्लाइमेट चेंज के काउज क्या हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या एक्शंस वगैरह लिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चनिंग्स है। ठीक है, जैसे कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत कि हाँ ये चीज़ जो है ये कैसे होगा या ये नहीं होगा, बस यही बात है। और एप्लीकेशन टू राइटिंग एग्जांपल्स है यहाँ पर, क्वेश्चन से रिजल्ट, एविडेंस, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, इसको बताऊँ या ना बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बताते हैं, वाई आर क्रिटिशंस इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग। देखिए क्रिटिशंस आर क्रूशियल इन एकेडमिक राइटिंग फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस। देखिए क्रेडिट देना पड़ता है जब भी आप किसी चीज़ को किसी एकेडमिक राइटिंग को लिखते हैं। ठीक है, और वो राइटिंग आपका नहीं होता है तो क्रिटिशंस के माध्यम से आप उसको क्रेडिट दे देते हैं कि भैया ये मेरा अपना वर्क नहीं है, ये किसी और का वर्क है, मैं उस व्यक्ति का आभारी हूँ। तो क्रिटिशन नॉलेज करता है, एक्नॉलेज करता है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से लिया गया है, आइडिया और रिसर्च फाइंडिंग्स वगैरह कहाँ से लिए गए हैं आपके वर्क में। ठीक है, और इसके माध्यम से उस व्यक्ति को क्रेडिट मिल जाता है, ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट मिल जाता है, रिसर्चर्स को क्रेडिट मिल जाता है, और इसके बाद जो है कोई समस्या नहीं आती है, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। इसीलिए क्रिटिशंस जो है ये जरूरी है एकेडमिक राइटिंग में। ठीक है, सपोर्टिंग क्लेम्स का भी काम करता है कि आपने अगर क्रिटिशंस डाल रखा है तो कोई भी व्यक्ति जो है आप पर तुरंत ही कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट वगैरह के सपोर्ट में, एनालिसिस में, कंक्लूजन वगैरह में जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है तो उसमें आपने एक बता दिया कि भैया हाँ ये जो है ये मतलब कि ये उसका राइटिंग है। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब कि लिटरेचर रिसर्च वगैरह जो है वो किसका है, कैसे है, वो सब आप लोग वहाँ पर बता देते हैं कि हाँ भैया ये उसका है, ये उसका है। तो इससे प्लेगरिज्म को भी अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि आप क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट देने से प्लेगरिज्म ऑटोमेटिक अवॉइड होता है। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी डेटाबेस बढ़ता है। जब आप खुद से कुछ करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आप जो है अच्छी चीज़ों के साथ मतलब आगे बढ़ते हैं, और अपने स्टडी के साथ आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप दूसरे के लेखन का भी सम्मान करते हैं इस तरीके से, चूंकि आपने उसको क्रिटेशन दिया। तो एक क्रिटेशन क्या करता है, प्लेज वाइटल रोल एकेडमिक राइटिंग में प्ले करता है। ठीक है, जिससे कि लिखने में ट्रांसपेरेंसी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, और एथिकल कंडक्ट भी बना रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ें तो भैया देखिए टोटल 96 पेजेस थे, और 96 पेजेस के अंदर मैंने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कशन करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे, और इसके साथ ही ये वाला BEGG 173 हम लोगों का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है भैया कि डिस्कस द 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स की चर्चा करें, इसकी चर्चा हमने की है, अभी तुरंत की है। हाउ इज एकेडमिक राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन एकेडमिक राइटिंग, इसकी भी चर्चा हमने आज के वीडियो सेशन में करी है विद अ सुटेबल एग्जांपल। सो हाउ यू कैन यूज अ माइंड मैप टू एक्सप्रेस, नहीं भैया इसकी चर्चा हमने नहीं की है। ठीक है, व्हाई इज फीडबैक इंपॉर्टेंट इन राइटिंग प्रोसेस, फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था। व्हाट इज हाउ इज नरेटिव राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोजिटरी राइटिंग, ने ये नहीं बताया था। व्हाट एस्पेक्ट्स वुड यू कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू, ये भी नहीं बताया था। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट जो है शॉर्ट एसे ऑन अबाउट 200 वर्ड, देखिए ये तो आपको खुद करना पड़ेगा भैया।
शॉर्ट ऐसे लिखना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट स्टेज ऑफ अप्रोच द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग। हाँ, हालांकि ये मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 4 डिसिप्लिन्स कवर्ड अंडर द स्ट्रीम सोशल साइंस, डिस्कस द जनरल फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन सच डिसिप्लिन। तो 4 डिसिप्लिन जो होते हैं सोशल साइंस में, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो इसके बारे में बताना है कि क्या है, इसके जनरल फीचर्स हैं, इसके क्या यूजेज हैं। कॉपीराइट लॉ क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। एक शॉर्ट इसे लिखना है बिजनेस प्रपोजल पर, इस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया है, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग रिव्यू ऑफ अ बुक, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। राइट द रिव्यू ऑफ एनी बुक, भैया ये तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। और ये वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन लिखना है, हायर एजुकेशन इन इंडिया टुडे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज, ये आपको खुद करना है, तो ये मेरे पर मत डालिए, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हम ये पाते हैं व्हाट आर द फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने आज करी है। एकेडमिक राइटिंग क्या है, इसके मेजर फंक्शंस क्या है, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने आज सेम किया है। एडिटिंग और रिवाइजिंग सेम है, और ये अलग अलग कैसे भी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में करी थी। टॉपिक सेंटेंस की क्या आवश्यकता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो सेशन प्लस आज के वीडियो सेशन में भी करी है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग की चर्चा भी हमने आज करी है, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग द रिव्यू ऑफ योर बुक, ये भी हमने आज डिस्कस किया है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई एनी 4 डिसिप्लिन कवर्ड अंडर द स्ट्रीम ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, भैया इसके बारे में आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। कॉपीराइट लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लेगरिज्म को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। पर्सुएसिव टेक्स्ट के कुछ फीचर्स वगैरह बताने हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद व्हाट एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर मीटिंग, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू इंक्लूड इन द रिपोर्ट, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करके देखना पड़ेगा। व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आर्गुमेंटिव टेक्स्ट, आज हमने डिस्कस किया आर्गुमेंटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट, वही लिखना है। राइट एन आर्गुमेंटिव एसे, तो ये वाला आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन लिखना है, ये भी आपको खुद करना पड़ेगा, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ये आपके बुक का है और ये आपके ये कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। विद सुटेबल एग्जांपल्स, एग्जांपल हाउ एकेडमिक राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन एकेडमिक राइटिंग, भैया इसकी चर्चा आज हमने करी है, ठीक है। डिफरेंट 3 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, ये भी हमने डिस्कस किया है। व्हाट एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन एकेडमिक ऐसे, आज हमने डिस्कस किया। क्रिटिसिज्म वाइज क्रिटिसिज्म एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, अभी जस्ट लास्ट में हमने यही डिस्कस किया। मेन फीचर्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, हमने आज इसको डिस्कस किया, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं बिजनेस प्रपोजल के, जो कुछ एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर, ये भी हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं, हाउ कैन दे बी इम्प्लीमेंटेड टू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स, अच्छे राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में इनका उपयोग कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एनी 4 डिसिप्लिन कवर्ड अंडर द स्ट्रीम बिजनेस एंड प्रोफेशनल स्टडीज, और ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ एन आर्गुमेंटिव टेक्स्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सुएसिव टेक्स्ट, आज के डिस्कशन में हमने इसको डिस्कस किया है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग अ बुक रिव्यू, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। एयर पोल्यूशन इन इंडिया, इस पर कंपोजिशन लिखना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग, ये आपको खुद करना पड़ेगा। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज कंडक्टेड ए मीटिंग टू स्टडी, तो ये एक इसमें ऐसे लिखना है जिसमें इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ भी लिखना है, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिखना है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों को मैंने अपनी तरफ से भरपूर तरीके से बता दिया है, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।